हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं सारे आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि पेपर के बिल्कुल अब 4-5 दिन बचे हैं। लेकिन तुम्हें जो मैं इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उसके हिसाब से ये वीडियो मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे पहुँचाने वाली है। एक डायरेक्शन मैं आपको देने वाला हूँ कि आप अब के बाद क्या कर सकते हैं। जैसे 3-4-5 दिन आपके पास बचे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप पहले से ही मेन डर इस पेपर में ज़्यादातर बच्चों को जो रहता है वो डीआई को लेके है। यानी कि वो जो 20 नंबर आएंगे वो बहुत वेरी करेंगे और कई बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। जैसे पिछले पेपरों की बात करें हम, तो पिछले साल भी 4 डीआई आई थी, तो उसमें 2 डीआई बहुत अच्छी खासी आई थी जिसको सोल्व करना मुश्किल हो गया था बच्चों को। तो इस बार भी ये डर लगा हुआ है क्योंकि सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कम से कम अगर हमारे वो 20 नंबर पक्के हो जाएँ तो हमारी परसेंटाइल अच्छी बन सकती है। तो उसके लिए अब लास्ट के दिनों में क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इनकी समझ आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पहली बात कौन सी चीज़ें करें और कौन सी ना करें। तो ना करने वाली मैं एक बात बता देता हूँ बस अब, कि लास्ट टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा डाटा इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत कर देना। दूसरा, लंबी लंबी मैराथन देखने में 4-4 5-5 6-6 घंटे मत बिगाड़ देना, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत कम होता है। एक अध्यापक आएगा, वो एक्सप्लेन करके कुछ चला जाएगा, जबकि वहाँ पर आपको अपना पेन चलाकर तब आपको उनके आंसर्स निकालने हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी है, किस पर परसेंटेज निकालनी है, कहाँ पर प्रॉफिट लॉस की डीआई आई है, तो कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप फिर किसी की वीडियो लेके आए हो, आप भी कुछ क्वेश्चन पढ़ाओगे, तो फिर तो आपकी वीडियो भी ना देखें। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली बिल्कुल देखने ना आए। पहले आप जहाँ से मैं ये लेके आया हूँ आपको बता देता हूँ। आप टेस्ट बुक पर जाइए, वहाँ पर कम से कम 18 टेस्ट डले हुए हैं। अभी भी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। डेली आप अगर 5-5 6-6 डीआई भी सॉल्व करेंगे, यानी कि वो जो 4-5 घंटे का टाइम कहीं आप और देने वाले हैं, आप उसको खुद से कैलकुलेशन पे देंगे और बाकी चीज़ों पर रिवीजन पे लगाएंगे। जैसे और भी जीएस आती है, उसमें करंट अफेयर आएगी, उनको रिवीजन करें। फुल मॉक बिल्कुल मत दो, फुल मॉक से बिल्कुल बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक्स दिए जाते हैं कि हमारे वहाँ पर टाइम कम ना पड़ जाए, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर टाइम मैनेज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम इस पेपर में बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक टाइम है। तो मेन इसमें सोल्व करने के वही 25-30 सवाल आते हैं, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के और 20 डीआई के। यहाँ पर डीआई के कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी पोर्शन का रिवीजन पर ध्यान दो और डीआई को सोल्व करने पर ध्यान दो। ठीक, तो फुल मॉक का अब मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है कि आप पूरा मॉक देने लग जाएं। बिल्कुल चेक भी मत करो आपके कितने परसेंटाइल क्या बन रहे हैं, फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरे तो अब की बार इतने बने थे, लास्ट में इतने बने। आप बस हर सेट में 4-4 डीआई आएंगी। यानी कि टेक्स्ट बुक का अगर आप बनाने जा रहे हो टेक्स्ट बुक पर, तो 18 टेस्ट डले हुए हैं, तो सभी पर 4-4 डीआई हैं। उनमें 1-2 डीआई आसान है, 2-3 डीआई अच्छी हैं, जिन पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप वहाँ से डीआई सोल्व कर सकते हो, जितनी लास्ट टाइम तक पॉसिबल है वो सोल्व करो। वहीं से मैं डीआई लेके आया हूँ। आज तो वैसे भी एक आसान डीआई है, मतलब नॉर्मली लेके आया हूँ क्योंकि इस पर मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अब के बाद जितनी भी इसमें अच्छी अच्छी डीआई होंगी टेक्स्ट बुक पे, उन सबको मैं निकाल कर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आपको वहाँ डाटा समझ में ना आए तब आप ये वीडियो देखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो पहले वहाँ से खुद से बनाओ, वहाँ चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती हैं तो ये वीडियो देखो, पूरी डीआई को सोल्व करो, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है डीआई बनाकर जाओ। ठीक, क्योंकि देखो, अगर नॉर्मल डीआई आती है डाटाबेस, तो वो बहुत बच्चे कर ले जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस आ गई, अर्थमेटिक चैप्टर बेस आ गई, यानी कि टाइम एंड वर्क से आ गई, स्पीड से आ गई, टाइम एंड डिस्टेंस से आ गई, या फिर प्रॉफिट लॉस से आ गई, समय कार्य से आ गई, मतलब अगर इन सब से आएगी तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। सही है, तो आप एक डीआई में लेके आए हो यहाँ पर। मतलब पहले तो ये पैट एग्जाम के बारे में एक नॉर्मल सी डीआई, ये टेस्ट पेपर 2 की एक डीआई है। यानी कि जब आप 18 टेस्ट खोलोगे उनमें जो नंबर 2 पर है उसकी एक नॉर्मल सी डीआई है। इसमें कुछ ऐसे डाटाबेस डीआई है, मतलब कोई चैप्टर से ऐसे लेती है। आप एवरेज वगैरह परसेंटेज वगैरह तो आप निकालोगे, सब में नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि टाइम एंड वर्क की है, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस की है, या फिर प्रॉफिट लॉस की है। तो आज ये पहली नॉर्मल डीआई है, उसके बाद हम अच्छी अच्छी डीआई सोल्व करने वाले हैं जितनी भी टेक्स्ट बुक पर पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप पहले तो एक काम कर लेना, जब मैं वीडियो पर यहाँ डाटा सोल्व करने लग जाऊँ तो क्वेश्चन को देखकर पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, ये सारा डाटा एक बार आप देख लो और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक, बैठ के ऐसे मत बैठे लग जाना कि बस स्क्रीन पे चिपके बैठे हो, पेन आप खुद से नहीं चला रहे, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। फिर सोल्यूशन का भी कोई मतलब नहीं है कि मैं आया और मैं सोल्यूशन चिपका के चला गया। ठीक, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, आपका जब आंसर आ जाएगा फिर देखेंगे कि सोल्यूशन किस तरीके से कराया गया है, या फिर आपका आंसर सही है या नहीं। सही है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जो बातें बतानी थी वो आज आज बस मैंने बता दी है, आने वाली किसी भी वीडियो में
ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आप आगे क्या करें या क्या ना करें, ठीक। सीधा आऊँगा, पढ़ाऊँगा और ठीक है, बस इतनी बात होता है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहले तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना वहाँ पर टाइम आपके पास ठीक ठाक होता है, तो DI को अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। कई बार ऐसा होता है हम सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं और यहाँ कुछ ऐसा डाटा दिया होता है, फिर हमारे आंसर मैच नहीं होते वहाँ पर। तो जब आप ये पूरी DI पढ़ोगे तो कह रहा है कि नीचे प्रश्नों के उत्तर देने, और ये जो डाटा है सारा वो किसमें दर्शाया गया है, वो लाखों में दर्शाया गया है, ठीक। लाख में सारा डाटा है, और 5 वर्षों तक SSC ने जो परीक्षाएं कराई हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है। कितनी तरह की परीक्षा कराई है? एक तो कराई है SSC ने MTS की परीक्षा, एक कराई है इसने CGL की परीक्षा। जो MTS की परीक्षा है उसको डार्क में रखा है, जो CGL की परीक्षा है उसे थोड़ा नॉर्मल रखा है, ठीक है ना। ये डार्क आपको मिलेगा, ये नॉर्मल, ये डाटा सारा दे रखा है और सारा डाटा लाख में है, ठीक। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है उन सभी अभ्यर्थियों की औसत संख्या के बीच का अंतर निकालना है जिन्होंने सभी 5 वर्षों में SSC, CGL और MTS की परीक्षा दी है। सभी का एवरेज का डिफरेंस निकालना है जिन्होंने CGL दिया है और MTS दिया है, ठीक। तो पहले मैं कौन से काउंट कर लेता हूँ, CGL वाले काउंट कर लेता हूँ। तो हमारे पास CGL वाले ये हैं, तो 12 और 15 27, 27 और 11 38, 38 और 13 51, 51 और 16, तो 9 7 16 67। तो 67 लाख बैठेगा, यानी कि 67 लाख बैठने वाला है। एवरेज निकालेंगे तो बटे में कितना करेंगे, 5, तो ये 67 बटे 5 लाख बैठने वाला है। आपको इसमें से घटाना है किसका, MTS का। तो MTS का ले लो 8, 10 और 8 18, 18 7 25, 25 और 14 39 और 10 कितना 49। तो यहाँ पर इसका जो एवरेज आएगा वो 49 बटे में कितना आने वाला है, 5 लाख आने वाला है। ये सिंपल घटाना है, बेस दोनों का सेम है 5 5, इसमें से इसे घटाएंगे तो बचने वाला है तुम्हारा 18 और बटे में 5। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 18 बटे 5, यानी कि लाख में ऑप्शन नहीं है। डाटा आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, जैसे 3,60,000 है, यहाँ पर 4,20,000 है। तो अब यहाँ पर जो लाख लिखा हुआ है आप उसमें जीरो बढ़ा सकते हो। 1 लाख में कितनी जीरो आती है सभी को पता ही है, 5 जीरो लगाएंगे। 5 से घटेगा कितनी बार, 20,000, 5 जीरो आएंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 36 के सामने तुम्हें 4 जीरो लगानी है, 3,60,000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत नॉर्मल सा सवाल था, पहली DI है, इस वजह से मैं थोड़ा नॉर्मली लाया हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल एवरेज निकाल के उनका डिफरेंस निकालना है, तो पहला आंसर आ जाएगा 3,60,000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2017 और 18 में कौन सा पेपर देखना है, CGL। तो CGL को देखना है 17 और 18। तो 17 में CGL कितना है 11, 18 में CGL कितना है 13, तो 11 और 13 24 बैठेगा टोटल। तो 24 लाख हो जाएगी कि अभ्यर्थियों की संख्या, सही है। अभ्यर्थियों की संख्या इसी वर्ष यानी कि 17 और 18 में कौन देखना है आपको, MTS वाले। 17 और 18 में MTS वाले देखने हैं। तो 17 में MTS वाले कितने हैं 7, 18 में MTS वाले कितने हैं 14, 14 और 7 कितने लाख हो गए 21 लाख। तो 24 लाख 21 लाख उसी वर्ष SSC MTS की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये वाला मान पूछ रहा है, इस वाले मान से कितना ज्यादा है। अगर आपको ये वाले मान निकालने, नॉर्मल इनका रेशियो निकाल लो, 3 से कितनी बार 8 बार और 3 से कितनी बार 7 बार। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितने पर 7 पर, परसेंटेज के लिए गुना 100, 100 में 7 का भाग लगाओ, या फिर मोस्टली बच्चों को पता होता है 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है। परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं तो ये डाटा हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फटाफट से रिवीजन कर लो, हमारे पास टाइम है। तो होता है 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7% आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, डी, यानी कि 14.2, ठीक है। ओके, चलो बढ़ो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ लो अच्छे से। वीडियो को मैंने बताया, पहले पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर आंसर मैच करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है यदि वर्ष 2016 में SSC CGL की परीक्षा देने वाले 30% अभ्यर्थी और 2019 में SSC CGL परीक्षा देने वाले 25% अभ्यर्थी किसके लिए सेलेक्ट करे गए, टाइपिंग के लिए सेलेक्ट करे गए। तो फिर आपसे पूछ रहा है तो दोनों वर्ष के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। कुल मिलाकर दोनों का परसेंटेज वैल्यू निकालकर जोड़नी है, क्योंकि आपको पता है 16 में 30% लेने हैं, 16 में CGL वाले हैं कितने, 16 में CGL वाले हैं 15, और 15 का आपको 30% लेना है। 30% मतलब 3/10, ये लाख में आएगी वैल्यू। 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 2 बार, तो 3 9/2 लाख आने वाली है।
9/2 लाख आने वाली है, जो 2000 कौन से में 16, 2019 में देख लो, 2019 में सीरियल वाले कितने हैं भाई 16, और 16 का कितना परसेंट लेना है तुम्हें 25%, यानी कि 1/4, 4 से 4 बार कट जाएगा, कुल मिलाकर आएगा 4 लाख। अब दोनों को जोड़कर बताना है, 4 लाख ये है और 9 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो वो भी 4.5 लाख बैठेगा, तो 4 लाख और 4.5 लाख टोटल बैठने वाला है यहाँ पर 8.5 लाख। 8.5 लाख मतलब 8 लाख कितने 50 लाख। आपको दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा, 4.5 लाख और 4 लाख टोटल बैठने वाला है 8.5 लाख। ऑप्शन में देखना है तो 8 लाख कितना 50,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4th पर पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हार्ड नहीं थे, और 1-2 DI आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। और ये मत सोचना कि मैं आसान आसान करा के निकल जाऊंगा, बिल्कुल। अभी आप मुझे बताना कि टेक्स्ट बुक पे कौन कौन सी DI आपसे नहीं हो रही है, मैं हार्ड ही सोल्व कराने आया हूँ बस यहाँ पे। नॉर्मल तो आप सभी बना लेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बस आज एक नॉर्मल वाली DI कर दे रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है। उसके बाद सारी बिल्कुल ठीक ठीक जो होंगी ना DI उन्हीं को सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 2016, 17, 18 में एक साथ SSC CGL की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो 17, 18, 16, 17, 18 में CGL जोड़ना है, तो 15 हो गया, 16, 17, 18, 15 और 11 कितना 26, 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आ जाएगा 39 लाख। उसके बाद जोड़ना है तुम्हें 15, 17 और 19 में MTS। तो 15 में MTS, उसके बाद 17 में MTS, 8 और 7 15, और उसके बाद 19 में MTS जोड़ना है, यानी कि 10। तो 8, 7, 15 और 10 कितना 25 लाख। दोनों में केवल रेशियो पूछा है उसने, तो ये सब वैल्यू कर जाएंगी। 39 अनुपात कितना रहेगा 25, यानी कि पहला ऑप्शन आपका मैच है 39 अनुपात 25। वो तीनों डाटा जोड़ने हैं, वो तीनों डाटा जोड़ने हैं, बाद वाले दोनों का रेशियो निकालना है। फटाफट से बढ़ो आप और अगला क्वेश्चन पढ़ो, पोज करो, खुद से सोल्व करो। ठीक है, उम्मीद है ठीक है कर लिया होगा। आंसर मैच कर लेते हैं, आपको क्या आंसर आया, किस तरीके से आपने सोल्व करा। कह रहा है 2016 और 18 में MTS देखना है, तो 16 और 18 में MTS देखना है, तो 10 और 14 कितना हो जाएगा टोटल 24 हो जाएगा MTS, 24 लाख। 15 और 19 में CGL देखना है, तो 15 में CGL कितना है 12 और 19 में CGL कितना है 16, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। कह रहा है परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के कितने % के बराबर है। उसके पूछ रहा है कि ये वाला मान इस वाले मान के कितने % के बराबर है। ये नहीं पूछ रहा है कि ये वाला मान इससे कितना कम है या फिर ये वाला मान इससे कितना ज़्यादा है। नॉर्मल बोल रहा है कि ये वाला जो मान है वो इस वाले मान का कितने % है। तो ये वाला मान ऊपर रखो, ये वाला मान नीचे रखो। काटना चाहते हो पहले काट लो, 4 से कितनी बार 6 बार, 4 से 7 बार। आपसे पूछा है जो 6 है वो 7 का कितने % है। फटाफट से बताओ कि या तो आप 600 में भाग लगाओगे 7 का, या फिर नॉर्मल आपको 6/7 की फ्रैक्शन पता होती है, बच्चों को परसेंटेज पता होती है 85 सही 5/7%। या तो आप भाग लगाओ 600 में 7 का, 6/7 की कई बच्चों को डायरेक्ट परसेंटेज पता होती है वो कितनी बनती है 85 सही 5/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। वरना आप 600 में 7 का भाग लगा लेना, तब भी आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे पता होती है। कुछ बच्चों को परसेंटेज सारी याद है पहले से, जैसे उनको पता है भाई 7 वाला मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ तुम्हारे साथ वाली। जैसे 1/7 होती है कितनी 14 से 2/7%। 2/7 कितनी होती है भाई 28 सही 4/7%। 3/7 कितनी होती है 3/7, तो 42 सही 6/7%। 4/7 कितनी होती है 4/7 कितनी होती है तो 57 सही 1/7%। उसके बाद 2 रह गई है हमारी, हमें 6 तक याद करनी होती है। तो 5/7 बताओ कितनी होगी 5/7 होती है 71 सही 3/7। और उसके बाद लास्ट है हमारी 6/7, वो हमने अभी लिखी है, तो 85 सही 5/7%। देखो जिन बच्चों को डायरेक्ट परसेंटेज मान पता होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एज ले जाते हैं, वो जल्दी से फटाफट सोल्व करके क्वेश्चन को निकल जाएंगे। तो जब बाकी बच्चे इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई। इनको देखो एक बार सही से, वो सबको याद रखो कि हाँ भाई यहाँ से ये वाली फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, तो ये 5 ही क्वेश्चन इससे थे, वो स्टडी है वहाँ पर वैसे ले ली होगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट इसने पहुँचाया होगा वीडियो में, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। और 4-5 दिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलेगा। जितनी भी हार्ड नहीं है उनको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा कि अपने तरीके से किस तरीके से बेहतर उनको सोल्व करा सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।